नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे यहां पर आज कच्चे तेल की, जहां पर कुछ यू टर्न हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है कच्चे तेल में भी और नेचुरल गैस में करीबन 6% की मुनाफा वसूली। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाईज यहां पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं। क्या ये अब भी है निवेश के मौके? जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही बात करेंगे यहां पर चीनी की, जहां पर हमने उत्पादन में कुछ कमी आते हुए देखी है, स्पेशली महाराष्ट्र में, जहां पर माना जा रहा है कि चीनी की जो पेराई है वो यहां पर करीब 30 से 45 दिन पहले खत्म होने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और निर्मल बैंक के कुणाल शाह। दोनों का स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं। ऑल टाइम हाईज एंड 57,400 के आसपास किस तरह हमने यहां पर कुणाल बनते हुए देखे हैं। यहां से अब क्या करने की राय है? यूएस फेड की मीटिंग अब इसी हफ्ते है, काफी सारे इवेंट्स इस हफ्ते हैं, क्या करें कारोबारी? जैसे आपने राइटली कहा, ये फेड की इवेंट के पहले मुझे लग रहा है थोड़ा बढ़ सकता है गोल्ड। कॉमेक्स में 1940 1945 तक के लेवल्स एक बार दिखा सकता है, बट वी हैव टू सी वेदर फेडरल रिजर्व इज वेरी एग्रेसिव और नॉट। सॉरी। सो मेरी राय में गोल्ड में मौजूदा स्तर से आपको 100-150 रुपए की अपसाइड, 200 रुपए की अपसाइड आज के दिन में ट्रेडिंग के लिए देखने मिल सकती है, बट बहुत ज्यादा तेजी ये लेवल पे नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फेड की मीटिंग के बाद डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। फेड ने कोई भी इंडिकेशन दे दिया कि वो दे विल कंटिन्यू टू रिमेन एग्रेसिव इन देयर स्टांस, तो गोल्ड में डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है $1900 तक। सो मैक्सिमम अपसाइड 1945, ऑन द डाउनसाइड $1900 ट्रेड करता हुआ आपको गोल्ड नजर आने वाला है। ऑल राइट, तो एक रेंज यहाँ पर रह सकती है 1900 से 1945 के बीच में काम रह सकता है। जतिन, चांदी को कैसे देखेंगे? क्योंकि 24.40 का हाई अब तक 2023 का है, लेकिन उसके बाद हमने लगातार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है और अब तो $24 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने लगा है। यस, राइटली मनीषा, जिस तरह से सिल्वर का जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से डिलीवर नहीं हुआ है। यस, डेफिनेटली $25 के ऊपर एक्सपेक्टेड था प्राइजेस जो था वो, लेकिन गोल्ड के साथ में इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जो है वो यहाँ पर ज्यादा आ जाती है जब भी गोल्ड के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है या थोड़ा सा भी करेक्शन आता है गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर मैं अभी भी ब्रॉड पिक्चर तो डेफिनेटली पॉजिटिव का लेके चल ही रहे हैं, लेकिन करेक्शंस पे बाय करना ये ज्यादा आइडिया जो है वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा जब भी करेक्शन आता है उसके बाद। और स्पेशली जब भी हम फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के करीबी हैं, तो एक करेक्शन जब भी आता है, या तो पॉलिसी के पहले आए या पॉलिसी के दिन आए या पॉलिसी के एक आध दिन के बाद आए, तो करेक्शन जब भी आता है तभी लेना सही रहेगा। 67,000 के आसपास के लेवल्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे चांदी रेकमेंड करनी है या बाइंग के लिए अगर कोई मुझे सलाह पूछेगा, तो 67,000 मेरे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ पर बाइंग जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है मुझे। 65,000 के नीचे ओवरऑल अभी फिलहाल प्राइसेस लग नहीं रहे हैं ऑन द होल, और हायर साइड पे 70,000 एक स्ट्रॉन्ग मीडियम रेजिस्टेंस बना हुआ है चांदी का। सो 67,000 के करीब जब भी मिलता है आपको ये प्राइसेस, तभी एंटर कीजिए। स्विंग ट्रेड के हिसाब से कॉल दूंगा मैं, और डिप्स पे और ऐड कर सकते हैं टुवर्ड्स 66,000। ओवरऑल 65,000 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा, और हायर साइड में 69,500 70,000 के लक्ष्य के हिसाब से चांदी के अंदर एक बड़ी डिप आती है, उसके बाद एंट्री लीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी। ऑलराइट, यानी कि वॉल्टिलिटी बाजार में बनी रह सकती है और स्पेशली बजट, यूएस फेड की मीटिंग से पहले यहाँ पर उतार चढ़ाव आप दोनों ही कमोडिटीज में यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। नजर यहाँ पर अब कच्चे तेल पे डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली गहराती हुई नजर आई है और 220 के स्तर तो अब कुणाल गैस में आते हुए नजर आए ही हैं। 220 टारगेट था काफी सारे ब्रोकरेजेस का। आपको लगता है प्राइसेस यहाँ से भी और गिर सकते हैं? जी, गैस ने टोटली डिसअपॉइंट किया है। गैस का मेन फंडामेंटल रीजन, एक तो विंटर फेल रहा है, प्रोडक्शन सब जगह पे बढ़ा है, सो ये वन ऑफ द मेजर रीजन है। और विंटर फेलियर, जो सभी विंटर में स्टोरेज इन्वेंट्री कम रहेगी, तो सबने स्टोर करके बैठे हैं नेचुरल गैस यूरोपियन इकोनॉमी, और सामने विंटर कमजोर रहा, तो आई थिंक इट्स यहाँ पे तेजी के ट्रिगर फिलहाल नहीं है, और इट कैन ड्रिफ्ट टेस्ट 210 दैट काइंड ऑफ लेवल, बट तेजी के लिए वी नीड सम ट्रिगर, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी बुलिश ट्रिगर राइट नाउ। कुणाल, क्या पॉसिबिलिटी क्या है कि हम 200 के स्तर यहाँ पर टूटता हुआ देखेंगे? वेल, इट कैन, बिकॉज ब्रॉडर कंसेंसस एक ही है मार्केट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ सब जगह पे स्लो हो रहा है, तो डिमांड साइड भी कुछ खास रहने वाली नहीं।
6% की गिरावट आपकी स्क्रीन पे। यहाँ 6% की गिरावट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कारोबार है और लगातार एक तरफा गिरावट हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी है। 6 हफ्तों से ये गिरावट जारी है और 6 हफ्तों में करीब करीब 60% अब तक यहाँ पर नेचुरल गैस फिसल चुका है। कुणाल, कच्चे तेल को कैसे देखते हैं, क्योंकि 88 के लेवल्स होल्ड नहीं कर पाए, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है, यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी हो? कच्चे तेल और कच्चे तेल में भी जो हमने स्पाइक देखी थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ चाइना रीओपन ट्रेड। चाइना का रीओपनिंग होगा, जो हो गया ऑलरेडी। सो ऑल द पॉजिटिव न्यूज आर देयर। अभी चाइना भी रीओपन के बाद कोई 5% 6% ग्रोथ से ग्रो नहीं होने वाला है। सो द फंडामेंटल डिमांड साइड इज डेफिनेटली लुकिंग वीक, सप्लाई साइड ऑलरेडी हेल्दी है। सो मुझे नहीं लग रहा है कोई तेजी वेजी होगी ऑयल में। फिलहाल 6550 के बीच में आप सेल कीजिए। 6620 का स्टॉप रख के 6400 तक के लेवल आप देख सकते हैं। ओके, यानी कुछ गिरावट, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। मेटल्स पर एक नज़र डालेंगे, जहाँ पर एज ऑफ नाउ तो ट्रेंड्स हमने होल्ड करते हुए देखे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो हायर हाईज हम चार्ट पे बनता हुआ देख रहे थे, वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जतिन, यहाँ पर क्या राय रहेगी? क्या कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है अगले 1-2 दिनों में? इनफैक्ट मनीषा जी, क्रूड पे तो मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा है। इनफैक्ट ये न्यू सीरीज चालू हुई है, न्यू ईयर पे हम एंट्री लिए हैं, तब से व्यू पॉइंट जो है ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश रहा है मेरा फॉर द एटलीस्ट फॉर फर्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो ट्रेडिंग पर्पस से तो डेफिनेटली यहाँ पर वीकनेस जो है और कंटिन्यू रहेगी। जस्ट जो रुझान था खाली चाइनीज इकोनॉमी ओपनिंग का, उसको प्राइसिंग करने के फैक्टर से थोड़ा बहुत जो बढ़त है हमने देखने मिला है जनवरी में डिप्स पे होगी, बड़ी डिप आने के बाद। तो यहाँ पर ब्रॉडली जो है वो मुझे लग रहा है 6800 के लेवल्स क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा क्रूड ऑयल के लिए एमसीएक्स के ऊपर, क्योंकि WTI और ब्रेंट जो है वो भी एक रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्मेशन दिखाते रह रहे हैं 85 के आसपास जी। और लोअर साइड मुझे लग रहा है 6000 के लेवल्स ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब भी वॉलेटिलिटी और डीप पॉकेट में शुरू हो जाएगी तो 6000 के लेवल्स पहले ब्रीच होंगे और ना कि 6800 के। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। पोजिशनली जिसको सेल करना है वो अराउंड 6600 के पास सेल करे और 6800 के ऊपर स्टॉप रखें और 6200 6000 इस लेवल्स के हिसाब से अपने टारगेट्स जो है प्लेस करके रख सकते हैं के अंदर। ओके, ऑलराइट। और मेटल्स में क्या राय है कुणाल? मेटल्स सेल एंड राइज मनीषा जी अभी तो एकदम कंफर्म है। जो भी अपसाइड देख लिया, जो भी रोजी पिक्चर था मेटल का, दैट इज ओवर। इट्स अ टाइम टू पोजिशनली गो शॉर्ट इन कॉपर। कॉपर 750 740 के स्तर आ जाएगी 1 महीने में और यहाँ से अभी अपसाइड कोई भी 10 रुपए की अपसाइड आती है, दैट्स इट, इट्स एंड ऑफ स्टोरी राइट नाउ। और कोई भी न्यूज आता है अभी मेरा व्यू चेंज नहीं करूंगा। अभी मुझे लग रहा है कि इट्स अ टाइम टू एक्ट। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर मेटल्स में काम करना चाहिए। जतिन, आपकी कोई टॉपिक यहाँ पर मेटल्स में? एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के अंदर मेरी व्यू पॉइंट्स हमेशा रही है, बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। तो कॉपर के साथ ही मैं पिक करूंगा, क्योंकि जो भी बेस इफेक्ट आता है सबसे पहले कॉपर के अंदर आना है। रिफ्लेक्शन जो है, जिंक जो है वो थोड़ा सा विपरीत भी चल लेता है, लेकिन कॉपर जो है हमेशा आपको लीड करेगा बेस मेटल की चाल कैसे रहने वाली है। सो कॉपर के अंदर एक एग्जॉशन चल रहा है अभी हायर साइड पे, जो है वो ये बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं वहां से सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रहा है। सो एक पोजिशनल पॉइंट के हिसाब से 775 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तब शॉर्ट करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 785 के ऊपर रखना है और लोअर साइड पे 750 745 के टारगेट्स के लिए एक स्विंग ट्रेड जो है इसके अंदर बराबर बैटरी है। परफेक्ट ट्रेड रहेगा ये 775 के नीचे सेल करना। यानी मुनाफा वसूली बिकवाली यहाँ पर अब मेटल्स में जारी होगी और जैसे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ से अब बेच के आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। लेकिन ब्रेक में जाएं उस पर पहले आप दोनों से यही जानना चाहेंगे, क्योंकि बजट को अब यहाँ पर बेसिकली 2 दिन बचे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुणाल, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट्स की तरफ यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर क्या लेके आ सकता है? जी देखिए, कमोडिटी मार्केट के लिए हर बजट में कोई एक ही मेन एक्सपेक्टेशन रहती है, सीटीटी को कम किया जाए। वो हो नहीं रहा है। सो मेरी ये साल भी एक्सपेक्टेशन तो यही है बजट से कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आज इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। सो कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग। सो वी रिक्वायर जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है कमोडिटी का, वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से इंडिया में होना चाहिए। द कॉस्ट आर वेरी हाई। ये मार्केट की साइज 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ की हो सकती है इजीली। सो इसमें थोड़ी सी सीटीटी कम करके अगर गवर्नमेंट ये स्टेप लेता है तो वॉल्यूम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू लॉस होगा नहीं इसमें। और ये मार्केट जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। सो
I think this is something which I'm expecting. Another thing is gold import duty. बातें चल रही है. There are talks that the duty will go down. Whether it will not, that budget will tell. But yes, looking at the numbers, ऐसा अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत उसके कारण गोल्ड में भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है आफ्टर द बजट. तो ये दो मेन चीज ये बजट से आने की उम्मीद है कमोडिटी मार्केट की. ओह वेल एब्सोल्युटली, और दोनों ही यहाँ पर मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव ही रहेंगे. जतिन, आपकी क्या टॉप यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से? आई एम अज्यूमिंग सीटीटी तो उसमें से एक होगा ही, क्योंकि ऑल ऑफ अस, हम जो भी कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड हैं उनके लिए सीटीटी यहाँ पर एक प्रायोरिटी है. करेक्ट मनीषा जी. इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो एंटिसिपेटेड है, लेकिन वो हो नहीं रहा इम्प्लाई जो है वो. बट डेफिनेटली दिल तो यही चाहता है कि सीटीटी सबसे पहले रिडक्शन आ जाए, जिसके कारण जो पार्टिसिपेशन जो है बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी. सेकेंड इन लाइन जो मुझे हेल्प चाहिए वो है जो पार्टिसिपेशन में हेल्प करेगा, और जो ओवरऑल जो सबके अंदर जो एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए जो कमोडिटीज को लेके होता है, वो होता है कि हम ट्रेड इन इंडिया का जो रुझान है वो शुरू करें, जिसमें कमोडिटीज को ट्रेड जो करना है अगर इंटरनेशनल लेवल्स पे भी, तो यहाँ पर जो है उसका एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए. जैसे कि गिफ्ट सिटी अभी चालू हुआ है गुजरात की साइड से, और जो करंट गवर्नमेंट जो इम्प्लीकेशंस कर रही है, तो उसमें और मेजर्स और स्टेप्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए सभी को कि सिर्फ गोल्ड जो है वो रुपी टर्म्स में नहीं, लेकिन डॉलर टर्म्स में भी, जहाँ पर उसका मेन प्राइस एक्शन जहाँ से डिनाई होता है, डिनोमिनेट होता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा रुझान और बढ़े, सबका अवेयरनेस बढ़े, जिससे रिलेशन जो है वो और ज्यादा गहरा सकता है कमोडिटी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से. सेकेंडली, एग्री कमोडिटीज में डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेशन सॉफ्ट होना चाहिए. जिस तरह से बैंक्स जो है वो लगातार देखने मिल जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेबलाइजेशन आना चाहिए, जहाँ से एग्री कमोडिटीज के अंदर ये जो साइकिल है वो ना आए, सो दैट पार्टिसिपेशन और बढ़े. तो ऑफकोर्स सीटीटी जैसे हमने डिस्कस कर लिया, ये जो पॉइंटर्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट की ग्रोथ के लिए. वेल एब्सोल्युटली, सीटीटी यहाँ पर है, एग्री जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी हैं, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये 3-4 चीजें हैं जो बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि शायद वित्त मंत्री इस बार यहाँ पर इन पर भी नजर डाले, तो काफी पॉजिटिव होगा ये कमोडिटी मार्केट्स के लिए. बहुत शुक्रिया जतिन, साथ जुड़ने के लिए. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे. ब्रेक के बाद आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की. दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं. एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब $15 करोड़ का. और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है. तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है. तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है. इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है. ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है. कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लेलैंड की. दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो रघुनंदन सरन साहब ने की थी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इस कंपनी का नाम रखा था अशोक. लेकिन धीरे धीरे लेलैंड ने जब इस कंपनी के अंदर 40% स्टेक खरीदा तो अशोक लेलैंड बना. बाद में हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा और वो बहुत लेटर ट्रांजैक्शन था, लेकिन उस कंपनी का नाम में कोई फेरबदल नहीं किया. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि किसी भी हिंदुजा ग्रुप की तरफ से पहला इंडियन एक्विजिशन अगर उन्होंने कोई किया था तो वो अशोक लेलैंड का ही था, जो कि उन्होंने एक्विजिशन किया था. कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पहली इंडिजीनियसली असेंबल्ड ऑस्टिन जो है वो अशोक लेलैंड की तरफ से बनाई गई थी, और साथ ही साथ देश में चलने वाली पहली डबल
आपका स्वागत है और ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी अब हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। और रॉयटर्स के हवाले से जो खबर है कि महाराष्ट्र की जो मिलें हैं वो पेराई यहां पर 45 से 60 दिन जल्दी बंद कर सकती हैं। 1/3 हिस्सा चीनी की प्रोडक्शन का महाराष्ट्र से आता है और माना जा रहा है कि इस बार यहां पर 1 मिलियन टन की कमी यहां पर रह सकती है। मुझे याद है सबसे पहले आपने ये एक कॉशन दी थी बाजारों में कि चीनी कम आती हुई नजर आ रही है, कंसर्न्स हैं यहां पर शुगर आउटपुट को लेकर, और एक एक्सपोर्ट रिव्यू के समय पे शायद और एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स यहां पर ना देखने को मिले। एग्जैक्टली वही सिचुएशन हम यहां पर फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं। कैसी कंसर्न है? एक तो ये जो 1 मिलियन टन की कमी हम महाराष्ट्र से सिर्फ आते हुए देखेंगे। यही बात है कि हमें काफी खुशी है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन आहिस्ता ने 5 जनवरी को मीडिया और गवर्नमेंट को बताया था कि हमारी रिसर्च के हिसाब से ये 34.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन और रिकवरी यील्ड में कंसर्न्स है करके। तो वी वर द फर्स्ट इन द शुगर सेक्टर टू मेक दिस रिसर्च। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट की ओर से स्टेटमेंट आया हमारे फूड सेक्रेटरी जी के, फिर हमारे मंत्री जी जो है कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी तरफ से आया, फिर फेडरेशन नेशनल फेडरेशन दिल्ली से आया, फिर महाराष्ट्र फेडरेशन से आया, अभी रॉयटर की स्टोरी है। इसमें जो रॉयटर की स्टोरी है उसमें हमारा कहना यह है कि एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है, लास्ट ईयर उन्होंने सरप्राइज दे के काफी अच्छा प्रोडक्शन किया था जिससे नंबर सबके गलत गिरे थे। और इस बार वही डिस्ट्रिक्ट में रिकवरी यील्ड की गिरावट बहुत जोर से है। और हमारे रिसर्च में ये भी पाया गया था कि प्रोडक्शन के नंबर तो ज्यादा आ रहे हैं डेट टू डेट, पर वो सीजन 15 दिन लेट चालू हुई थी। क्योंकि वो 15 दिन लेट अगर चालू हुई है फिर भी प्रोडक्शन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें जो रिसर्च मिल गई थी कि यूटिलाइजेशन जो है कैपेसिटी उसको शुगर बनाने की और इथेनॉल की वो काफी बढ़ गई है। अगर ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो सीजन के दिन कम हो जाते हैं। पर ये जो कहना है कि 1 महीना 1.5 महीना, वो थोड़ा सा हमें हमारी रिसर्च करनी पड़ेगी, शायद ज्यादा ही कुछ लग रहा है। पर हाँ, फरवरी में हम लोग हमारा सेकंड एस्टिमेट लेके आएंगे, मे बी 3rd वीक और 4th वीक में, तो उस समय हम बता पाएंगे। और जो बाकी के नंबर आ रहे हैं, जैसे हमारा 34.5 है, तो वो अभी लोग बोल रहे हैं 34 के आसपास 5.5 प्लस माइनस, यानी 33.5 से 34.5 के नंबर चल रहे हैं। अगर 34 का भी प्रोडक्शन होता है समझो, तो भी वी आर वेरी नाइसली ओके फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन। ऑलराइट। पर आपको लगता है कि जब एक्सपोर्ट रिव्यू यहाँ पर होगा जैन एंड में, जैसे कि सरकार ने कहा है, तो वहां पर कम ही उम्मीद है कि हम एक और एक्सपोर्ट ट्रांच यहाँ पर अलाउ होता हुआ देखेंगे? हाँ, ये उम्मीद काफी कम होती जा रही है। जिस ढंग से कंसर्न सभी जगह से आते हैं, अगर एक ही आहिस्ता ही कंसर्न बताती थी तो बात अलग थी। अब तो गवर्नमेंट मशीनरी जो है, इवन कमिश्नर ऑफ शुगर श्री गायकवाड़ जी ने भी अभी तो बताया है कि प्रोडक्शन कम होगा, उन्होंने भी प्रेस रिलीज दी है। तो ऐसे टाइम पे तो गवर्नमेंट को और कोई एक्सपोर्ट देने की गुंजाइश कम बन जाती है मैडम। एब्सोल्युटली। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा भी, और इसी रीजन से आपको बुलाया भी प्रफुल्ल जी, कि आपने पहली बार ये चेताया था कि इस बार चीनी का प्रोडक्शन कम रह सकता है, और क्लियरली वो खबर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बाजार में आती हुई और एक तरीके से यहाँ पर कंफर्म भी होती हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात अब बाकी एग्री कमोडिटीज की कर लेते हैं, जहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली है। कुणाल, ओवरऑल ट्रेड आप कैसा देखते हैं और यहाँ पर कोई टॉप स्ट्रैटेजी? आई थिंक मेटल्स वीक होना चाहिए, और एग्री कमोडिटी में मेरा जो पीक है वो टर्मरिक में सेलिंग करनी चाहिए। टर्मरिक में मुझे लग रहा है 7100 के रेट आपको देखने मिलेंगे। ऑलराइट, बिकवाली यहाँ पर टर्मरिक में करके चली जा सकती है। जाते जाते एक फाइनल सवाल कुणाल, और ये रुपए पर है कि इवन एज डॉलर इंडेक्स में हमने 102 के नीचे कारोबार होता हुआ देखा है, लेकिन इन द ग्रीन चल रहा है, यानी कि हल्की सी पॉजिटिव टिक यहाँ पर देखने को मिली है। अहेड ऑफ बजट, अहेड ऑफ यूएस फेड मीटिंग, कैसे देखते हैं आप करेंसी मार्केट्स की चाल? डाउनसाइड लिमिटेड है यूएसडी आईएनआर पेयर में, बिकॉज आप अगर देखेंगे डेटा आरबीआई का रिजर्व बढ़ रहा है। सो अगर रूपी डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो रूपी में हमारी सेंट्रल बैंक रिजर्व बिल्ड करेगी, और बिकॉज वी ऑलरेडी डिप्लीटेड सो मच रिजर्व। सो मुझे 80 का फ्लोर लग रहा है, 80 के नीचे यूएसडी आईएनआर पेयर नहीं जाएगी। ओके,
हल्की सी डेप्रिसिएशन के साथ आज भी यहां पर कारोबार, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि 80 के नीचे यहां पर एप्रिसिएशन नहीं लगता है। एज ऑफ नाउ फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का कुछ फायदा शायद हम रुपए में यहां पर आता हुआ देखेंगे, लेकिन जैसे कहा गया कि अगले 2-3 दिन बाजार के लिहाज से, अनाउंसमेंट्स के लिए, रिएक्शन इम्पैक्ट के लिहाज से भी यहां पर काफी हद तक वॉच करने जैसे होंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो पूरा एक्शन यहां पर इक्विटी मार्केट्स पे डालेंगे।